Okay, good morning. Am I audible? Yes, Good ma'am. morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so आप लोगों का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है थियोरेटिकल में, तो उसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ Now? नो मैम आवाज आ रही है बट बहुत स्लो आ रही है। Okay. अभी ठीक है? नो मैम Okay. अभी आ रही है मेरी आवाज? Very slow. Okay. मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा लाउड बोलूँ. मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी ठीक है? नो मैम नहीं आ रही। नहीं आ रहा है. ओके, थोड़ा तो आ रही होगी ना, थोड़ा स्लो भी चलेगा अगर आप लोग कंसंट्रेट करें तो. कुछ ज्यादा ही स्लो आ रहा है। थोड़ी आ रही है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है आप लोगों को? नो मैम बहुत ही स्लो आ रही है आपकी आवाज। ओके. 1 second. Okay, this screen is visible. यस मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम लेट्स ट्राई कि थोड़ा सा आज आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा तो आप लोग. मैम बहुत स्लो आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके. कुछ चाय नहीं। ठीक है। नाउ मैम स्लो है तो कुछ Audible now? समझ नहीं आएगा। मैम आपकी आवाज इको हो रही है। यस शुभम. मैम ये मीटिंग एंड करके रीज्वाइन करें क्या उसी लिंक पे, तो शायद सही हो जाएगी। एक्चुअली आप लोगों का 12:15 पे तो लेक्चर ओवर हो जाएगा.
तो मैं थोड़ा स्लो Yes, बोलने की कोशिश करती हूँ। आप लोग अगर हैंड फ्रीज यूज कर सकें अपने तो थोड़ा यूज कर लीजिए। okay, मैम। मे बी शायद तब आप लोगों को आवाज आ जाए। यस मैम, ओके। Okay, so let's continue. ओके दीज हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो ओवर हो चुका है। नाउ हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं इन योर थ्योरी। ओके, प्रैक्टिकल में भी हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं, थोड़े से प्रोग्राम बचे हैं। ओके, सो मुझे एक बात याद है कि मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर एक असाइनमेंट भी दिया था। आप लोगों ने किया? साक्षी, 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 तन्वी, मैम ये तो आपका yes, फर्स्ट ma'am. लेक्चर है ना? ओके सो मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर एक असाइनमेंट मैम दिया था। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। यस शुभम। मैम वहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो 4 आपने फोल्डर्स दिए थे स्लाइड्स के, बस वही है। ओके नहीं, मैंने आप लोगों को वहाँ पर असाइनमेंट भी दिया था। मैम बट शो नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे करें? आप लोग अपने असाइनमेंट के फोल्डर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। ओके मैम, एक बार और देखते हैं। मैम वहाँ पर एक ही फोल्डर है क्लास प्रेजेंटेशन करके बस, और उसके अंदर है वो 4 पीपीटी जो क्लास में पढ़ाई। ओके सो मैम नहीं है, सिर्फ ओनली वही है, पीपीटीज है। ओनली पीपीटीज है। नहीं है मैम, बस क्लास वर्क में ब्लैंक है पूरा। क्लास में ब्लैंक है। नो मैंने वहाँ पे कुछ आपकी जो पीपीटी जिनसे मैं आपको पढ़ाती हूँ मैंने वो वहाँ पे अपलोड की हुई है। आप लोग उसे चेक कीजिएगा, मिल जाएगी। आप में से किसी को मिल भी चुकी है, वो सभी ने ज्वाइन किया हुआ और कुछ सिर्फ 28 स्टूडेंट्स ने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है। बाकी ने क्यों नहीं किया है? आप लोग कुछ 36 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास किस किस का है? अपना हैंड रेस करिए। समीक्षा, सचिन, ओके, अशिता, और भी स्टूडेंट्स हैं अभी उन्होंने ज्वाइन अभी अच्छा उनका फर्स्ट क्लास भी नहीं है। सो आप लोगों दोनों को, समीक्षा एंड अशिता, आप दोनों थोड़ा सा अब अपने लेवल पे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, या फिर आप लोगों को कोई से फ्री लेक्चर हो, जितने भी आप न्यू स्टूडेंट्स हो, अगर आपका कोई फ्री लेक्चर होता है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना। जो भी आपके 5 या 6 या फिर आप शायद तक और 10 स्टूडेंट्स फिर भी हो जाओगे, तो आप लोग आपस में कंसर्न करके मुझे बता देना। अगर मैं फ्री होती हूँ दैट टाइम तो मैं आप लोगों का लेक्चर ले लूँगी। ओके ओके मैम। ओके सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट के लिए। सेकेंड यूनिट में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं सबसे फर्स्टली। तो फर्स्ट आपका दिस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आप लोगों को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तब भी बताया था। ओके दैट व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
So data structure where data elements are arranged sequentially or linearly, where the elements are attached to its previous and next adjacent in what is called a linear data structure. ओके इसका मीनिंग क्या हुआ कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे हमने उसका एग्जांपल देखा था मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो है। आप सभी को मेरा वॉइस स्लो आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओनली 40 मिनट्स का लेक्चर है, तो अभी मैं अगर इसको किसी और सिस्टम पे मूव करती हूँ तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग आज थोड़ा मैम वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके सो एक काम करिए, आप लोग विद इन 5 मिनट फिर से ज्वाइन करिए। ओके मैम। ओके।
Now I'm audible. Yes, ma'am. ओके, काफी डिले हो गया आज। ठीक है, अभी भी हमारे पास दिस हाफ एन आवर है। दिस हाफ एन आवर में हम लोग कंप्लीट करते हैं ना। ओके, सो आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में कोई डाउट था? क्या आप लोगों No, को ma'am. ओके ओके, सो हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपनी सभी अटेंडेंस मुझे दे दीजिएगा द चैट बॉक्स में आपके। और अभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको बोल दें कि प्लीज़ रेगुलर रहें। अगर आप रेगुलर नहीं रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग 36 स्टूडेंट्स हैं और अभी भी यहाँ पे सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं। और सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, आप लोगों को फोकस भी करना है। मैं स्टार्ट बीच में से किसी का भी नाम लेकर अगर कुछ पूछती हूँ और डेट अगर वो मुझे नहीं बताते हैं तो मैं कंसिडर करूँगी कि आप लोग एब्सेंट हो। ओके, बंटी आर यू देयर? Yes, ma'am. बंटी, आप अपना स्कॉलर Yes, नंबर क्या डालते हो? ma'am. 2003894. हाँ, Yes, आप ma'am. अपने स्कॉलर नंबर को एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म करिए कि यही आपका स्कॉलर नंबर है क्या? मैम आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं पूछ रही हूँ कि आपका जो Okay, ये स्कॉलर नंबर है 3894 जो आप यूज करते हैं, तो एक बार आप कॉलेज में कंफर्म करें। Okay, ma'am. ओके ओके, सो लेट्स Yes, कंटिन्यू। ma'am. ओके, सेकेंड यूनिट में हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे फर्स्ट हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ा हुआ था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। दोज डेटा स्ट्रक्चर जो आपके डेटा को लीनियर वे में एक के बाद एक रखते हैं। या फिर जैसे हमने एरे पढ़ा था कि एरे में हमको पता है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा 2 बाइट के गैप में है तो सेकेंड एलिमेंट अगेन मेरा 2 बाइट्स के गैप में होगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वेयर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सिक्वेंशियली और लीनियरली। और इसमें आपके जो एलिमेंट्स होते हैं आपके कनेक्ट होते हैं आपका प्रीवियस और एडजेसेंट एलिमेंट से आपके कनेक्ट। जैसे आपका एरे है, अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 लिया है तो मेरा जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमेशा मेरे फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड मुझे मिलेगा, चाहे मेरे वो पॉइंटर से मैं कंसिडर करूँ या फिर उसके एलिमेंट से। ईच मेंबर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट, so these connection help to traverse a linear data structure in a single level। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेवर्स करते हैं, अब ट्रेवर्स हम क्यों करते हैं? सपोज हम लोगों ने देखा था कि आपके एरे में आप सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो सर्चिंग पे हमारी दो, हमने सबसे फर्स्ट तरीका ही देखा है अभी एरे का। हम जो दूसरे बाइनरी ट्री या फिर किस तरह से यूज करते हैं हमने वो नहीं देखा था। हमने फर्स्ट सर्चिंग जब देखी थी तो क्या था कि आप वहां पर क्या कर रहे हो? ट्रेवर्सिंग कर रहे हो। ट्रेवर्सिंग मीन्स व्हाट, कि अगर मेरा एलिमेंट 5th या 6th नंबर पर है तो हम क्या कर रहे हैं? 1 बाय 1 उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, क्या यही मुझे फाइंड करना था? देन सेकेंड एलिमेंट को चेक करते हैं, क्या यही फाइंड करना था? जब तक हमको हमारा नंबर नहीं मिलता तब तक हम हमारे फर्स्ट एलिमेंट से लेके हमारे नेक्स्ट एलिमेंट है उसको सर्च करते रहते हैं। तो दीज मेरा क्या होता है? ट्रेवर्स होता है। क्योंकि हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे एलिमेंट्स प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं इन सिंगल लेवल में। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर single level is involved, therefore we can traverse all the elements in a single run only। just like अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ट्री या फिर ग्राफ का, ट्री या फिर ग्राफ का आप लोगों ने कभी डायग्राम देखा हो
हमने अभी उसको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा है, बट अगर आप उसमें डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हमारी रिलेशनशिप होती है, हायरार्किकल हमारा डायग्राम आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अगर मैं ट्रेवर्सन की बात करूँ तो वहाँ मेरे लेवल अलग अलग हो जाएंगे। मेरा रूट का लेवल अलग हो जाएगा, उसके बॉटम में आके मेरा लेवल अलग हो जाएगा। तो दीज मेरे क्या होते हैं कि वो अलग अलग लेवल पे मुझे ट्रेवर्सिंग करनी है। लेकिन अगर मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो मैं सिंगल रन में मेरा पूरा ट्रेवर्स उसको कर सकती हूँ। Linear data structures are easy to implement because computer memory is arranged in a linear way. Linear data structure को implement करना बहुत easy होता है, just like array. array के लिए हमको कुछ भी ज़्यादा efforts नहीं लगाने होते हैं, हम simple उसको use कर लेते हैं। ठीक है, आप स्टेक का यूज़ करेंगे, क्यू का यूज़ करेंगे तो वहाँ उनके इम्प्लीमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, आप मेमोरी के साथ खेल रहे हैं। तो दिस आपका जो एक्चुअल मेमोरी होता है कंप्यूटर का वो भी लीनियरली अरेंज्ड होता है, इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। Next, non-linear data structure. Data structure where data elements are not arranged sequentially or linearly are called non-linear data structure. यहाँ पे ना तो ये sequentially होते हैं और ना ही linearly होते हैं, just like आपका tree and graph. In a non-linear data structure, single level is not involved. Therefore, we can't traverse all the elements in single run only. Non-linear data structure are not easy to implement in comparison to linear data structure, क्योंकि यहाँ आप लोगों को क्या करना होता है, लेवल डिसाइड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री के अंदर हमारा रूट नोड होता है। ओके, दिस ट्री का जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इसमें किसी को डाउट है क्या? सबके माइंड में एक पिक्चर तो है ना कि दैट ट्री है तो एक नोड है, फिर उसके नीचे उसके सिंगल 2 नोड और होते हैं। अगर उन नोड्स के भी मेरे अदर नोड्स और होंगे, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो दिस अगर मैं ट्री को माइंड में लेके अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो दैट मीन्स क्या है यहाँ पर कि आप एक बार में ना तो इसे ट्रैवर्स कर सकते हो, ना ही इसका इम्प्लीमेंटेशन मेरा इतना ईजी होता है। It utilizes computer memory efficiently in comparison to linear data structure. ओके, यहाँ पे आपका कंप्यूटर मेमोरी जो होता है काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ होता है। वाई? क्योंकि यहाँ आपको बॉर्डर नहीं करना पड़ता है कि अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल एरे में हमने सपोज 1 2 3 4 5 इंटीजर टाइप के मुझे ये स्टोर करने हैं। ओके, तो अगर मेरा 101 मेमोरी पर अगर 1 मेरा रखा हुआ है तो 104 पर या 102 पर ही मेरा क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा। तो दिस अगर मुझे कंटिन्यूसली मेमोरी नहीं मिलती है तो वहाँ क्या हो जाता है कि हमारा मेमोरी वेस्ट होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी में मेरे डेटा को रखना है। लेकिन यहाँ जब हम नॉन लिनियर की बात करते हैं तो यहाँ हमारा डेटा कंटिन्यूटी में नहीं होता है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो जाता है। जहाँ पे भी खाली स्पेस दिख रहा है हमको हमारी मेमोरी में, हम हमारे नोट को वहाँ पे पुट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके ट्री एंड ग्राफ्स। Now difference in linear data structure, data elements are arranged in a linear order where each and every element are arranged to its previous and next adjacent. Non-linear, in a non-linear data structure, data elements are attached in hierarchical manner, यानी कि आपका ट्री ग्राफ भी आपका हायरार्किकली दिखेगा आपको। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व्ड, whereas in non-linear data structure multiple levels are involved. Its implementation is easy in comparison to non-linear data structure. It's complex. In linear data structure, data elements can be traversed in a single run, and this in non-linear data structure we can't traverse in a single run. ओके, जस्ट लाइक दिस। आपको ये डायग्राम थोड़ा विजिबल है, थोड़ा ब्लर है, ये बढ़ के दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, दिख रहा है। ओके, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपको सिंपल दिख सकता है कि हियर मेरा फर्स्ट एलिमेंट, उसके अटैच्ड है मेरा सेकंड एलिमेंट। अगर ये सेकंड एलिमेंट को देखूं तो ये इसके प्रीवियस नोड से भी अटैच्ड है और इसके नेक्स्ट नोड से भी अटैच्ड है। तो इस तरह से मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। वहीं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मेरा ये ट्री है कि मेरा ये पेरेंट नोड हो गया और ये इसके चाइल्ड नोड है, और इस चाइल्ड के भी अब मेरे ये सब चाइल्ड नोड हो गए। तो दिस मेरा ये लेवल अलग है, मेरा ये सेकंड लेवल अलग है, मेरा थर्ड लेवल अलग है। अगर मैं यहाँ के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने का सोचती हूँ तो मैं सिंगल रन में नहीं कर सकती, मुझे अलग अलग लेवल के यहाँ पे ट्रैवर्सल परफॉर्म करने पड़ेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज किए जाते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। वहीं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा यूज किया जाता है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेज प्रोसेसिंग के लिए। कोई डाउट है सचिन? यस मैम। यस,
मैम नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो दो ही होते हैं क्या? अभी हम लोग हमारे सिलेबस में ये दो ही पढ़ेंगे, आपके ट्रीज एंड ग्राफ्स, और ये ट्रीज एंड ग्राफ्स के भी अलग अलग इनके आपके क्लासिफिकेशंस होंगे। नहीं मैम पर अपार्ट फ्रॉम दिस होते या नहीं होता? मेनली हम यही यूज करते हैं, तो जनरली अगर आपको अगर शो भी होते हैं, नहीं वैसे नहीं होते हैं। ऐसे आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर काफी सारे मिल जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ मिल जाएंगे अगर आप गूगल करते हैं तो, बट मेनली हमारे सिस्टम में हम यही दो यूज करते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आप फेसबुक गूगल किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं या फिर उनके बारे में आप रिसर्च करते हैं, तो अगर उनका डेटा जो है अगर नॉन लीनियर फॉर्मेट में है तो आपको यही स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जस्ट लाइक आपका जो फेसबुक का मैंने आपसे पूछा था कि फेसबुक आपका डेटा को किस तरह से अरेंज करके रखता है, तो दैट वहाँ पे आपका ग्राफ यूज किया जाता है। यस मैम। नेक्स्ट है स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? स्टैटिक मतलब फिक्स्ड। अगर हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं यानी कि हम किसी भी फिक्स चीज की बात कर रहे हैं कि वो कोई कांस्टेंट टाइप का। स्टैटिक इज नॉट कांस्टेंट, हाँ, बट ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं। इन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, जस्ट लाइक एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। जब भी आप एरे को यूज करते हैं तो सबसे पहले हम उसका साइज उसको दे देते हैं कि साइज जो है वो 5 है या फिर 10 है या फिर 11 है, जो भी है। एरे को यूज करने से पहले हमें उसका साइज डिक्लेयर करना होता है। तो दीज हमारा क्या है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि उसके साइज को फिक्स कर देता है। मैम Yes? आपने लीनियर वाले में बोला था कि मेमोरी फुल्ली यूटिलाइज हो जाती है मैम, पर मतलब उसमें लिखा है कि यूटिलाइज नहीं हो पाती है, पर उसमें तो कंटिन्यूअस में रहते हैं, उसके प्रीवियस से नहीं, भी कनेक्टेड आपके जो रहता है। लीनियर है, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है यहाँ आपका नॉट यूटिलाइज्ड है, और मैंने आपको अभी भी यही बोला था ओके कि आपका जो नॉन डेटा नॉन लीनियर होता है। अभी अगर मैं लीनियर की बात कर रही हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका जो एरे है, ठीक है, तो एरे में मेरा डेटा जो है वो लीनियरली स्टोर हो रहा है। सपोज यहाँ पे मेरे पास अभी सिर्फ 4 एलिमेंट्स के लिए स्पेस है मेरी मेमोरी के अंदर, लेकिन मेरा जो एरे है वो 10 एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहता है। ओके, तो दीज 4 एलिमेंट्स की स्पेस में मैं 10 एलिमेंट्स को पुट नहीं कर सकती हूँ, तो दैट जो मेरा मेमोरी है 4 एलिमेंट्स के लिए जो खाली है, वो मेरा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, वो खाली है। कब तक खाली रहेगा? जब तक मेरे पास 4 एलिमेंट्स नहीं आते हैं। वहीं अगर मैं नॉन लीनियर की बात करती हूँ तो वहां कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि आपका जो डेटा है वो लीनियर वे में होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो फिर अगर मेरा नोड जो है किसी भी जगह पर अगर सिंगल एलिमेंट का भी स्पेस खाली है मेरे मेमोरी में, तो मेरा नॉन लीनियर के अंदर मैं अपना डेटा वहां रख देती हूँ। जैसे लाइक अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ कि लिंक लिस्ट जो होता है मेरा वो नॉन लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट नॉन कंटीजियस होता है। दैट मीन्स वहाँ पे आपके नोड के अंदर दो अलग अलग पार्टीशन होते हैं, एक में आपका डेटा होता है और सेकंड में आपका एड्रेस होता है। तो वहाँ पे भी जो लिंक लिस्ट होता है वो भी हमारी मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज करता है। क्यों? क्योंकि आप आपके डेटा को मेमोरी में कहीं पे भी पुट कर दो, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आने वाला है वो उसका एड्रेस लेके रखता है अपने पास कि आपको यहाँ से फिर कहाँ जाना है। ओके, मे बी शायद आपको वैसे मैंने सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हो। बाकी आपका जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि आपको लीनियर वैल्यूज वहाँ पे पुट करनी है मेमोरी के अंदर। मैम जी मैम जो लास्ट वाला पॉइंट है नॉन लीनियर में, तो मैम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब उसमें कैसे यूज होगा? जो इमेज प्रोसेसिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें कैसे मीन्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम करेंगे? ओके, यस शुभम। हाँ, एक्चुअली इन सबको प्रोसेस करने के लिए आपको कोई ना कोई सा लैंग्वेज लगता ही है। आप सी में भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पाइथन में ही कर सकते हैं। हम लोग सी में करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज। ओके, जो ये इमेज प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कैसे यूज होगा? फॉर एग्जांपल मैं एक चीज ले लेती हूँ अभी आप लोगों की, कि आप लोगों का कोई सा इमेज ले लेते हैं। ओके, आजकल हम लोग काफ़ी सारे एडिटर्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी इमेजेस हम लोग या तो फिल्टर करते हैं या तो फिर हम लोग कुछ भी या फिर मैं स्नैपचैट की बात कर रहे थे। ठीक है, स्नैपचैट है, आपका इमेज है, और इस इमेज में आप लोग डिफरेंट फीचर्स को डाल के उसको प्रोसेस करते हैं। या फिर मैं GIF की बात कर लूँ कि आपके 2-3 पिक्चर्स को आप ऐड करते हो, फिर उन GIF को ऐड करने के पिक्चर्स को मर्ज करके आपका एक GIF बन जाता है।
ओके, तो क्या इस तरह के डेटा को हम लोग हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रख सकते हैं? अगर कोई नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आया है या फिर कोई भी एडवांस वर्जन जब भी आता है, दैट मीन्स कि हमारा जो प्रीवियस था उसमें कोई ड्रॉबैक्स हैं या फिर कुछ ऐसी कमियां हैं जो जिसको फुलफिल करने के लिए हम नेक्स्ट थिंग लेते हैं। ओके, तो यहाँ अगर मैं ट्रीज और ग्राफ की बात करती हूँ, मैम? ट्री एंड यस, मैं आपकी आवाज वापस स्लो हो गई। अभी है? नो मैम, अभी भी ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है? नो मैम, आप ऑडिबल हो। नो मैम, आ रही है, ऑडिबल हो आप। मैम आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ओके, मेरे इसमें नहीं आ रही होगी, शायद मेरे इसमें प्रॉब्लम होगी फिर। आप अपना स्पीकर एक बार चेक कर लीजिए, सॉरी माइक। यस मैम। ओके, तो दीज अगर सपोज ये मेरा जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो आपका जो इमेज वहाँ पे जिस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है, इमेज प्रोसेस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एनिमेशन, हम कार्टून्स को लेते हैं, एनिमेशंस को लेते हैं कि सपोज कोई सा कार्टून है और वहाँ पे अगर कार्टून ने जंप किया है, ठीक है, आपको दैट ये इमेज प्रोसेस करनी है कि दैट कार्टून क्या है, जंप कर रहा है। तो वहीं अगर आप एरे को लोगे, आप स्टैक को लोगे, क्यूल को लोगे या लिंक लिस्ट को लोगे, अब इनकी डेफिनेशन को आप पढ़ो। अब इनकी डेफिनेशन को आप फोकस करोगे तो आप ये देखोगे कि जब भी आप इस इमेज को अगर इन चारों डेटा स्ट्रक्चर में पुट करते हैं तो आप ये जंप नहीं करा सकते उसको, क्योंकि यहाँ मेरा डेटा जो है पूरा क्या है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, लीनियरली चल रहा है। वहीं मेरा जो ग्राफ और ट्री होता है, यहाँ पर मेरे देखो अलग अलग नोड्स बने होते हैं। हियर आप देख सकते हो मेरे अलग अलग लेवल्स बने हैं। ग्राफ में तो ये और भी डिफरेंट चला जाता है, आपके नोड है और इनके बीच में कनेक्टिविटी होती है। तो सपोज अगर मुझे उस कार्टून को जंप करवाना है, दैट एनिमेशन ये वाला डालना है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे नोड फिक्स कर दूंगी कि दिस नोड पे आना चाहिए, फिर दिस नोड पे आना चाहिए, और सभी नोड्स को मैंने क्या कर दिया है, एक एज से कनेक्ट कर दिया है, और दिस एज को फॉलो करते हुए मेरा इमेज वहाँ पे प्रोसेस करेगा। ओके, हालांकि इमेज प्रोसेसिंग इतना इजी नहीं होता है, बट यहाँ आप इसको रफली इतना समझ सकते हैं। ओके, जब भी आप लोगों को कोई सी चीज़ें समझ में नहीं आती कि इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसके डेफिनेशन पे जाया करो कि इसका डेफिनेशन बता देता है कि वो कितना वर्क कर सकता है, क्या लिमिटेशंस है उसके लिए, और आप क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस किए थे कि आपका फेसबुक में आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, या फिर आपके कंप्यूटर की फाइल प्रोसेसिंग में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो सिंपल सा है कि आप डेफिनेशंस देखिए कि क्या अप्रोच फॉलो हो रही है और किस डेफिनेशन को मैच कर रही है। अभी डाउट है आपको? और नो मैम। कि थोड़ा सा क्लियरिफाई करने के लिए हम जब प्रैक्टिकल्स करेंगे, मतलब थोड़ा अपना एक, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब भी आप लोग रीड आउट करते हैं तो थोड़ा इमेजिनेशन को या फिर आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज रखा करिए। एक इमेजिनेशन भी होता है कि आप कनेक्टिविटी करें थिंग्स की। अब स्टैटिक के अंदर मेरा साइज फिक्स होता है ना, तो द कंटेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड बट विदाउट चेंजिंग द मेमोरी स्पेस अलोकेटेड टू इट। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी स्पेस को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एरे को हम लोग डायनामिकली अलोकेट कर सकते हैं मेमोरीज यूजिंग योर मैलोक एंड कैलोक फंक्शन। बट आपका बेसिकली आपका जो एरे होता है वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है कि एक बार उसमें जो आपका जो फिक्स साइज फिक्स हो गया है, तो उसका साइज फिक्स हो गया, आपने बोल दिया है वो 10 है तो वो 10 ही रहेगा, ना तो आप उसको 11 कर सकते हैं, ना ही आप उसको 9 कर सकते हैं। क्या शुभम? मैम, अरे का एलोकेशन हम वेरिएबल एलोकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सी में नहीं कर सकते आप इसको अगर जावा में यूज करते हैं तो आप वेरिएबल एलोकेशन कर सकते हैं कि अगर आपने एक वेरिएबल में एक उसका साइज ले लिया है, दैट वेरिएबल आपने उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट कर दिया है, बट इन सी आप लोगों को इंटीजर वैल्यू देनी होती है। तो मैम जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको एक तरीके से रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो फिर वेस्टेज कैसे हो सकती है मेमोरी? नहीं, आप रन टाइम में मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं, वहाँ पे आप लोग उसको कंपाइल टाइम पे ही करते हैं। आप लोग जब भी अरे में वैल्यू आप असाइन करोगे, आप अगर जावा में भी करते हो, अगर आपका वेरिएबल भी आप लेते हो तो दैट वेरिएबल आप लोग जैसे यूजर से आपने वैल्यू ली, ओके, यूजर से आपने वैल्यू लिया, यूजर ने बोल दिया कि दैट मेरा यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होना चाहिए, तो भले ही आपने रन टाइम पे उसका मेमोरी दिया है कि 5 होना चाहिए,
यहाँ पे स्टैटिक का मीन्स है कि एक बार आपने 5 दे दिया, उसके बाद ना तो आप उससे 4 कर सकते हैं, ना तो आप उससे 6 कर सकते हैं। सपोज आपने 5 दे दिया और आपको 6 या 7 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो अब आप इसे एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर स्टैटिक एलोकेशन। मैम अगर Yes. उसमें अरे की साइज को हम ब्लैंक छोड़ दे तो, एरे की साइज को मतलब ब्रैकेट्स मतलब ब्लैंक छोड़ दे, उसमें साइज नहीं मेंशन करे तो भी हो जाता है। अगर आप साइज मेंशन नहीं करते हैं तो आप इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसेस में उसके एलिमेंट्स दे देते हैं। अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम पे, वैसे तो आपको वही सी में एरर दे देता हूँ। कंपाइल टाइम एरर आपको तभी दे देगा, आपको रन टाइम में भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सी के अंदर आप लोगों को एरे किया। अगर आप उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज नहीं देते हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स में उसका साइज देना होगा। कर्ली ब्रैकेट में नहीं देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में देना होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर आपको साइज देनी होती है। ओके मैम, मुझे क्लियर है। थैंक यू मैम। ओके अभी भी अगर माइनर से भी डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर आउट करके ही चलें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में अगर छोटे छोटे डाउट भी रह गए तो आगे जाके आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने डाउट्स क्लियर करें। ओके नेक्स्ट आपका डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप डायनामिकली आपकी वैल्यूज को किस तरह से इंक्रीज करते हैं। हाँ, मैंने अभी जैसे अभी आप लोगों को बताया कि अरे हमारा फिक्स साइज का होता है और इसमें हम वैल्यूज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट है। ओके लेकिन इन सी हमको कुछ एडवांस फीचर्स भी, आपके एडवांस फंक्शंस भी आपको अलोकेट किए जाते हैं, जिसके थ्रू आप डायनामिकली मेमोरी को अलोकेट करते हैं यूजिंग योर मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन। जब आप लोग सी में पढ़ेंगे इन्हें तब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर डेटा स्ट्रक्चर में भी कुछ फंक्शंस होंगे जो आपके इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, तो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपके जो छोटे छोटे अभी भी जो क्वेश्चन मार्क रह गए हैं वो आपके कम्प्लीटली आउट हो जाएंगे। जस्ट लाइक अभी जैसे मैंने अगर बोला है कि आपका जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपका डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो पर उसकी स्पेस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। वहीं अगर मैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इट। ओके इस लाइन पे ध्यान देना कि आप, जैसे मैंने कहा था कि एरे में भले ही आपने रन टाइम में बोल दिया है, जैसे सी में तो नहीं कर सकते बट आप जावा में कर सकते हो, कि जावा में आपने कर दिया है कि मैंने एरे के अंदर ए को असाइन कर दिया है एंड दैट एरे की ए की जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू मैंने यूजर से ली है। यूजर चाहे उसको 5 दे, 15 दे, 100 दे, वॉट एवर इट इज। ओके एंड देन आपने उसको बाद में उसको आपके एरे के अंदर असाइन किया हुआ है, तो दैट इज ओके। अब डायनामिक क्या आप ये लाइन को पढ़िए कि नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इट, कि जब भी आप उसमें ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा है आप तब भी उसकी मेमोरी को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बट इन योर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर यू कैन डू इट। अगर आपने एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी सो आपने कर दी, जब उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। Dynamic data structure are designed to facilitate change of data structure in the run time. आपके रन टाइम में आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, जस्ट लाइक योर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हमारे होते हैं आपके नोट्स को ऐड करना और आपके नोट्स को वहाँ से रिमूव करना। जस्ट लाइक आप स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में देखिए कि ये मेरा सपोज एरे है, यहाँ से मेरा 01, 02, 03, 04, मेरा A01, A02, यहाँ मेरा क्या है, इसका एड्रेस दिया हुआ है कि ABCD आपने 4 डेटास को लिया है, ये फिक्स है। अगर आप इसमें अब नेक्स्ट नोड को ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। वो आपको बता देगा कि अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आपकी इस तरह की एक्सेप्शंस या एरर्स आ जाती है। कभी आप लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हो और आपको इस तरह से आउट ऑफ बाउंड और इस तरह से अगर लाइन अगर आपको शो हुई हो तो दैट इसका मीनिंग वही था। वहीं अगर मैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो ये मैंने एक एलिमेंट लिया है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट मैंने ये रन टाइम में ऐड किए हुए हैं और यहाँ मैंने नल वैल्यू दी है। नल वैल्यू मतलब मैं नेक्स्ट फिर से दूसरा एलिमेंट अगर ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकती हूँ, मैं इसे और एक्सपांड कर सकती हूँ। यस शुभम। मैम जब हम अरे में डायनेमिकली भी अगर अलोकेट करवाते तो भी मेमोरी वेस्टेज का तो फिनोमिना हो ही सकता है ना वहाँ पे भी? यस डेफिनेटली हो सकता है। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं? यस मैम, बाकी अभी इतना डीप में नहीं गए। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब आप समझोगे कि मेमोरी वेस्टेज आपका कहीं ना कहीं हो ही जाता है। मतलब
कुछ भी आपको आइडियल डेटा स्ट्रक्चर यहाँ नहीं मिलेगा कि जो आपको कंप्लीटली बोल सके कि नहीं आपका बिल्कुल भी मेमोरी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। यस मैम। और मैम जो वेक्टर है वो भी डायनेमिक का है एग्जांपल? फैक्टर यस, ये भी आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जब स्टार्टिंग में मैंने आपसे फाइल प्रोसेसिंग पूछा था तो आप लोगों ने मुझे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बताया था, तो मुझे आप लोगों को वैसे तो ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं लाइक अपने इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो आपके कंप्यूटर के डायरेक्ट आर्किटेक्चर से डील करते हैं। ओके, just like a primitive data type is one that fits the base architecture of the underlying computer, आपके मेन आर्किटेक्चर से डील करता है। जस्ट लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे हम लोग डिजाइन करते हैं, उसमें डेटा भी हम ही लोग पुट करते हैं। ओके, लेकिन अगर मैंने इंटीजर बोला है तो इंटीजर आपका एक तरह से क्या है, बिल्ट इन है, वो डायरेक्ट आपके आर्किटेक्चर से डील करता है। such as आपका integer, float, pointer and all the variations, therefore such as character, short, long, unsigned, आपके जितने भी primitive data types आप कुछ 8 या 9 टाइप्स के पढ़ते हो, सारे के सारे आपके primitive data structure होते हैं। Primitive data are only single value that they have not special capabilities. Like अगर मैं हम array की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग homogeneous data को store करके रखते हैं। हम लोग अगर stack या फिर queue आपके लिंक लिस्ट में जाते हैं, हम लोग आपके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, यूनियन पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कलेक्शन ऑफ डेटा मिलता है। जितने भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ डेटा मिलता है, और प्रिमिटिव डेटा में आप ओनली सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर गिवन बाय शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड एक्सेट्रा। The integer, reals, logic, data character, data pointer and reference are primitive data structure. Data structure that normally is directly operated upon by machine level instructions. आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपके मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करते हैं और उन्हीं को हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर दोज द डाटा टाइप इज ए समथिंग एज सच एन एरे स्ट्रक्चर और क्लास इज नोन एज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, हमने एरे देखा, स्टैक देखा, क्यू देखा, इनके हमने डेफिनेशंस पढ़ी, ये हमारे सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, दिस एरे के बाद दिस जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर इज ऑल्सो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लास, व्हाट इज स्ट्रक्चर? अरे आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड यूनियन? जैसे अरे हमारा होमोजेनियस कलेक्शन होता है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन हमारा हेट्रोजेनियस होता है। सी में पढ़ा आप लोगों ने ये? नो मैम, अभी नहीं पढ़ा। ओके, मैम तो डेटा टाइप का कलेक्शन जो होता है, हाँ वही हेट्रोजेनियस कलेक्शन यानी डेटा टाइप का कलेक्शन, करेक्ट है। अगर मैं होमोजेनियस बोल रही हूँ यानी कि इंटीजर है तो वो इंटीजर ही है, कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर ही है, और अगर मैं डेटा टाइप का कलेक्शन यानी कि हेट्रोजेनियस, एक इंटीजर टाइप का है तो एक कैरेक्टर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है तो एक बूलियन टाइप का है, तो दिस कलेक्शन हमारे क्या होते हैं? हेट्रोजेनियस कलेक्शन होते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड यूनियन आर हेट्रोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। एंड योर क्लास, क्लास आप आपके C++ और जावा में पढ़ते हैं, तो क्लास इज ऑल्सो हेट्रोजेनियस कलेक्शन। क्लास के अंदर आप लोग इंटीजर डेटा टाइप्स को भी डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट को भी करते हैं, कैरेक्टर भी करते हैं, स्ट्रिंग को भी करते हैं। तो दिस क्लास इज ऑल्सो आपका कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस डेटा टाइप। तो दिस इज आपके सारे क्या होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जितने भी यूजर डिफाइन होते हैं वो सारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं। जितने भी बिल्ट इन हुए सारे हमारे प्रिमिटिव हुए, और चूंकि वो बिल्ट इन है इसलिए वो डायरेक्ट हमारे मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पे यूज किए जाते हैं, पर हमारे नॉन प्रिमिटिव डायरेक्ट मशीन लेवल पे यूज नहीं किए जाते हैं। इसके ऑपरेशंस हम लोग खुद राइट करते हैं कि आपको इनको किस तरीके से एक्सेस करना है। यस शुभम? मैम जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो उनको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हेडर फाइल, और हेडर फाइल के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं? हम हेडर फाइल भी नहीं लेते प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए। आप सी को ले लीजिए, आप जब सी का प्रोग्राम बनाएंगे आप ना तो हैश इंक्लूड, ना तो आप एसटीडीओ करिए, ना ही आप कोनियो करिए, आप फिर भी यूज कर सकते हैं इजीली। तो मैम वो चीज किस जगह डिफाइन की गई है?
वो चीज आपकी हेडर फाइल्स के अंदर आपकी मशीन, ये मैं आपके सारे मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके हेडर फाइल्स में होती है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आपके stdio एंड आपका जो conio.h है, ये दो आपकी जो फाइल्स होती है ये आपकी बिल्ट इन फाइल्स होती है। यहाँ पे मैं बोलूँ डिफॉल्ट का मीनिंग क्या हुआ आपका कि जो अगर कोई थिंग आपकी पहले से वहाँ पर अगर आप उसको नहीं भी करते हैं तो भी वो कंसिडर है कि वहाँ पे वो यूज की जाती है। ओके Yes, और ma'am. आपकी वैसे भी हेडर फाइल्स के अंदर दैट आपके सिर्फ फंक्शंस होते हैं। ओके हेडर Yes, फाइल्स के ma'am. अंदर आपके सारे फंक्शंस होते हैं। आपके जो ये डेटा टाइप होते हैं आपके यूजर सॉरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ये आपके बाय डिफॉल्ट आपके मशीन लेवल पर यूज किए जाते हैं। Okay, okay, क्योंकि ma'am. यही सेम डेटा टाइप आपको सभी आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं उन सब में मिलेंगे, कुछ में तो मैम ये एडवांस में मिलेंगे। कंपाइलर के अंदर इनबिल्ट रहते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं ऐसा कि आपके कंपाइलर के अंदर होते हैं। कंपाइलर आपके पूरी लाइब्रेरीज को भी वैसे लेके चलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके कंपाइलर के अंदर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। कंपाइलर का सिंपल वर्क होता है ट्रांसलेटर करना, आपके ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड में चेंज करना। तो वो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं कह Okay. सकते कंपाइलर में होता है। Yes, ma'am. ओके ठीक और है, आपके thank प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए आपको अलग से लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके और किसी को कोई डाउट है? न्यू स्टूडेंट जितने भी आए हुए हैं अभी, उन्हें कोई डाउट है? The data type that is derived from primary data types is known as non-primitive data type. For example, अभी हम लोग okay, 2 peoples are now added. That प्राची जोशी, लेक्चर ओवर होने को है और प्राची को अब ज्वाइन होना है। मैम एक्चुअली पहले ज्वाइन हो गए थे, एक बार बाहर हो गए इसलिए। ओके ओके सो अगर मैं एरे लेती हूँ, एरे आपका क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, बट उसको यूज करने के लिए भी हमको क्या लगता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। स्ट्रक्चर इज योर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, पर उसको भी एक्सेस करने के लिए हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं कि उसके अंदर एलिमेंट हमारे इंटीजर टाइप के, कैरेक्टर टाइप के, फ्लोट टाइप के, सबका कलेक्शन होता है। तो द डेटा टाइप दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज नोन एज योर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। The non-primitive data types are used to store the group of values. अभी मैंने आपको बताया examples of non-primitive data types are array, structure, boolean, linked list, stacks, queues and etc. नेक्स्ट आता है आपके persistent and non-persistent data structure. फर्स्ट थिंग आपका भी 5 मिनट में आप लोगों का दैट क्लास ओवर हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक है। तो आप लोग अपने अटेंडेंस दे चुके हैं? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So persistent and non-persistent data structure. Persistent data structure is a data structure that preserves the previous value of itself when it is modified. Okay. इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई आपका डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, आपने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस परफॉर्म किए हैं, तो ये उसके मॉडिफिकेशन यानी कि आप उसमें जो अपडेटेड वैल्यूज है उसे भी यूज कर सकते हैं और उसका जो प्रीवियस वर्जन था आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो दीज हमारे क्या होते हैं? persistent डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। The update operations for such data structure do not update the structure in place but always yield a new update structure. यानी कि आप जब भी कोई अपडेशन परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली में उसका अपडेशन नहीं होता है, आप लोग इसको यहाँ पे बोलो कि इसका अपडेटेड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और आपका बेस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और आप उन दोनों को यूज कर सकते हैं। A data structure is persistent if every updated version can be accessed. आप जितने भी अपडेशन आपने परफॉर्म करे हैं और आफ्टर अपडेशन आप हर अपडेशंस को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। A data structure is partially persistent. आपके persistence भी आपके दो तरीके होते हैं, फर्स्ट होता है आपका partially एंड सेकेंड होता है आपका fully. If all versions can be accessed but only the newest version can be modified. ओके पार्शियली पर्सिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने जितने भी अपडेशन परफॉर्म करे आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, सपोज आपने आपके एरे के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अपडेशंस परफॉर्म करे हैं, तो जितने भी अपडेशन आपने करे हैं आप सबको एक्सेस तो कर सकते हो पर मॉडिफाई आप उसके सिर्फ लेटेस्ट वर्जन को ही कर सकते हो।
बाकी प्रीवियस जितने भी अपडेशन है आप उनको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मैम एंड फुल्ली यस मैम डेफिनेशन जो लिखी है वो समझ में आ रही है, मगर कैसे काम करता है, किधर करता है, वो मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, सपोज हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया है। ओके एरे नहीं तो फिर हम एक डिफरेंट लेते हैं कि आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ओके फॉर स्टूडेंट, उसके अंदर स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड है, उसका नेम, एड्रेस, उसका रोल नंबर, सब्जेक्ट, ये सारा उसने डेटा स्टोर किया हुआ है। अब आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, पॉसिबल है चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया है, अपडेट किया। अब मेरे अपडेट करने के बाद जो मुझे स्ट्रक्चर मिला है मेरा, उसका अलग कॉपी रहेगा, और अपडेट करने के पहले जो मेरा स्ट्रक्चर है उसका एक अलग का स्ट्रक्चर होगा। तो अब मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकती हूँ अगर मेरी फंक्शनैलिटी के ऊपर कि मैं किस तरह से इसे यूज़ करना चाहती हूँ। तो अगर मैं प्रीवियस मेरा जो अपडेशंस के पहले जो था, मैं अगर उस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं उसे भी एक्सेस कर सकती हूँ, और आफ्टर अपडेशन जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर बना है अगर मैं उसे एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं उसे भी एक्सेस कर सकती हूँ। बट अगर मैं पार्शियली परसिस्टेंट कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट और मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ, तो मैंने जो पिछला जो मेरा अपडेशन था, यानी जो मैंने बेस बनाया था उसका, मैं उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ उसे एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन आफ्टर अपडेशन जो मेरा लेटेस्ट अपडेट होके जो आया है, मैं उसे क्या कर सकती हूँ, अपडेट भी कर सकती हूँ एक्सेस भी कर सकती हूँ एंड मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं फुल्ली परसिस्टेंट की बात करती हूँ तो मैं उसके एवरी वर्जन मतलब क्या, आपके अपडेशंस के बाद जो उसके अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपडेट हो गया है तो वो सिंगल कॉपी है आपके पास सेवरल कॉपीज होगी, आप हर एक वर्जन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड एक्सेस भी कर सकते हैं। यस शुभम? जो अभी आपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की बात बताई, तो इसको अगर कोडिंग टर्म्स में देखें तो किस तरीके से होगा? इसे हम अगर कोडिंग टर्म्स में देखें तो सपोज अगर आप लोगों ने सपोज यहाँ पे आपने नेम ले लिया है, उसकी क्लासेस ले ली है, क्लास मतलब उसका सब्जेक्ट। ओके, आप लोगों ने सारा उसका हेट्रोजीनियस जितना भी उसका कलेक्शन था डेटा को आपने ले लिया है। अब आपने उसके अंदर सपोज कोई डेटा उसको और ऐड किया हो, या फिर आपने उसमें से कुछ डेटा को रिमूव किया हो, या फिर आपने कुछ और फंक्शंस को उसमें ऐड कर दिए हो, नेक्स्ट अपडेशन के बाद आपने कुछ फंक्शंस को उसमें से रिमूव कर दिए हो। फंक्शन हमारी फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम क्रिएट करते जाते हैं, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आप लोगों ने C++ के प्रोग्राम बनाए या शीतल? मैम परसिस्टेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा यदि हम देखें तो ऐसे? ओके, परसिस्टेंट का आपका एग्जैक्ट मीनिंग ये होगा कि आप लोग जितने भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं आपके डेटा सेट में, जितने भी अपडेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो एवरी अपडेशंस को आप लोग यूनिकली यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने सिर्फ एरे प्रैक्टिकली देखा हुआ है, अभी हम लोग भी सिर्फ एरे पे वर्क कर रहे हैं। ओके, जब हम लोग अभी नेक्स्ट सपोज अगर मैंने एरे भी लिया है, एरे में हम इतने चेंजेस वैसे करते नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर ही ले सकते हैं वैसे एग्जांपल में, कि अगर आपने चेंजेस किए हैं तो ये स्टैटिक रहेगा या डायनामिक रहेगा? अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो पुरानी वाली कॉपी भी रहती है और नया लेटेस्ट भी रहता है, तो उसका मतलब उसका कॉपी बन जाती होगी दूसरी, तो ये डायनामिक हुआ। स्टैटिक में मेमोरी लोकेशन फिक्स रहती है। स्टैटिक में मेमोरी लोकेशन आपका फिक्स्ड होता है, करेक्ट है। ये जनरली आपका डायनामिक में ही यूज होगा, क्योंकि अगर आप अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज आपका डायनामिक लोकेशन, या फिर आप डायनामिकली इसे यूज कर रहे हैं। ओके ओके मैम। अगर अभी आप लोगों को अभी अगर ये थोड़ा सा क्लियर आउट नहीं हो रहा है तो जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तभी हो जाएगा। बाकी डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, डेफिनेशन है, बस इम्प्लीमेंटेशन आप एक बार बता दीजिएगा। जैसा जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, परसिस्टेंस कैन बी अचीव्ड बाय सिंपली कॉपीइंग। कि आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट जो आपका बेस स्ट्रक्चर है आपने उसको कॉपी करके और फिर चेंजेस करें, तो आपका जो फर्स्ट वाला था वो आपको एज इट इज मिल जाएगा, एंड आफ्टर कॉपी जो आप यूज ले रहे हैं आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, बट दिस इज इनएफिशिएंट in CPU and RAM usage, as most operations will make only a small changes in the data structure। अगर मैं हर बार कॉपी परफॉर्म करती हूँ कि अगर मैंने किया है